हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी क्लास मैथमेटिक्स में। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइकोलॉजी की जगह आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया साइकोलॉजी के अंदर। इसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाए। मैं MSc B.Ed हूँ मैथमेटिक्स में और साइकोलॉजी में वो भी अच्छी लगती है। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो DSSS भी हो या KBS हो, CTET हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन हम पापा जो जनरल मैथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी दोनों का मैं कोर्स कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमारा जो चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ज़रा, हमारे पास जो है संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो संख्याओं को लिखने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे संख्या प्रणाली कहते हैं। जैसे दाशमिक अंक प्रणाली, दशमिक का मतलब जो 10 के डिजिट से होती है। ठीक है, द्विआधारी यानी कि जिसका आधार 2 होता है, अंक प्रणाली। ठीक है, और रोमन अंक प्रणाली, रोमन अंक तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, संख्याओं को बचपन से ही हम सीखते हैं क्योंकि संख्याओं का जो सारा खेल है आपको संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। तो संख्या जब हम शुरुआत करते हैं तो गिनती सीखते हैं। ठीक है, तो गिनती सीखते हैं तो उससे ही संख्याएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दाशमिक यानी कि डेसिमल अंक प्रणाली की। तो दशमिक अंक प्रणाली जो होती है वो होती है 0 से लेकर और 9 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दाशमिक जो अंक प्रणाली है उसको हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डेसिमल। ठीक है, इस पद्धति को हिंदू आरेखिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का जो मतलब है यानी कि इसको जो दूसरा नाम है वो हिंदू आरेबिक पद्धति भी है। इसमें किसी संख्या को लिखने, ठीक है, को लिखने के लिए 10 संकेतों या अंकों, ठीक है, 0 से लेकर और 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया जाता है। उनकी सहायता से छोटी बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याओं को लिखा जा सकता है। ठीक है, संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे 1 2 4 5 0 7 6 9 9 2 7 8। आप कैसी भी संख्या ले लो, हर एक नंबर का निर्माण जो है वो आपको 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है द्विआधारी अंक प्रणाली यानी कि बाइनोमियल नंबर सिस्टम की। तो बाइनोमियल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें केवल 2 ही अंक होते हैं। एक तो होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, इनमें क्या होता है, केवल 2 ही नंबर होते हैं। एक तो क्या होता है 0 होता है और एक होता है 1, यानी कि 0 और 1 से मिलकर ही यहाँ पर इसका अंक बन जाते हैं। जैसे 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ये मोस्टली काम आते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें काम आती है हमारे ये द्विआधारी अंक प्रणाली। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो है हमारे पास रोमन अंक प्रणाली यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये है हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम। इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या तरीका होता है, इस पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए 1, जैसे देखो, 1 ऊपर डंडा, फिर 1 1 2 डंडे, फिर 2 ऊपर और नीचे लाइन, फिर 3 के लिए 3 डंडे। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। 4 5 आदि संकेतों से लिखते हैं हम रोमन अंक प्रणाली को। बचपन में हम काफ़ी कुछ चीज़ें के बारे में हमने सीखा है। ठीक है, लेकिन अब जब एग्ज़ाम में हमें काम आएगा तो उसके लिए हमें पढ़ना ही होगा। तो ये है हमारे पास क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 15, क्योंकि पहले वाला क्या दिखाता है 10 और बाद वाला क्या दिखाता है 5। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 10। ठीक है, और इसका मतलब कितना होता है 5। तो मिलकर कितना हो गया 10 और 5 15। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। क्या लिख दिया 2 बार 10। ठीक है, ये भी 10 हो गया और दूसरा वाला भी क्या है 10 हो गया। तो 20 लिखना है हमारे को, तो 20 लिखने के लिए क्या हो जाएगा 10 और 10। ठीक है,
तो ऐसे ही हमारे पास इन नंबरों को लिखना जाता है। आगे चलते हैं, तो आता है हमारे पास संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जैसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बात बताऊंगा आपको। प्राकृत संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। प्रकृति से मतलब क्या होता है कि आप जब तक स्कूल नहीं जाते हो, आजकल के बच्चे में भी होता है, पहले भी होता था कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तब तक उसको 1 से लेकर 10 तक की गिनती तो सिखा दी जाती है। ठीक है, कम से कम 10 तक काउंटिंग करना उसको आ जाता है। आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत फास्ट होते हैं। तो आप लोग भी सीखते थे कि गिनती जो है आपको जब बचपन में सिखाई जाती है, घर में सिखाई जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो ये अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, ठीक है, वो आपको गिनती सिखाई जाती है 1 से। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना कि बताओ बोलो बच्चा 0 फिर 1, या आप कभी किसी चीज़ को गिनते हो तो स्टार्टिंग करते हो 0 से। आप कहीं मार्केट गए हो तो आपने कहा कि भैया मुझे 0 और 1 पेन दे दो। आप ये दोगे 2 पेन दे दो, 2 का मतलब 1 और 2। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, आप 0 काउंट करते हो। तो काउंटिंग के अंदर 0 कभी भी शामिल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंटिंग फिगर्स हैं उसे हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, जो हम बचपन में सीखते आए हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद भी रहेगा कि जो प्राकृत संख्या है वो 0 से नहीं 1 से शुरू होती है। ठीक है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृत संख्या यानी कि 0 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए तो गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब जो संख्याएं हैं वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगला है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या यानी कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें शून्य के साथ प्राकृत संख्याएं भी शामिल हों। ठीक है, मतलब कि प्राकृत संख्याओं के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, WHOLE। तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, होल यानी कि पूर्ण। तो यहाँ पर हमने पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या ले लिया? प्राकृत संख्याओं के अंदर ले लिया। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के अंदर ले लिया हमने होल नंबर। आगे चलते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स यानी कि शून्य सहित सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, वे संख्याएं जो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। ठीक है, इनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। तो शून्य के साथ में शून्य भी होता है, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्याओं में अगर मैं आपको बात करूँ तो पूर्ण संख्याओं के अंदर सारी की सारी क्या आ गई? प्राकृत संख्याएं आ गई। और पूर्णांक संख्याओं के अंदर सब क्या आ गया? पूर्ण संख्या भी आ गया, प्राकृत संख्या भी आ गया, आ गई ना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो बड़ी होती हैं या ज़्यादा होती हैं प्राकृत संख्याओं से, और पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर और नेचुरल नंबर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, यानी और बड़े भी होते हैं। और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आते हैं और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, दे कम इन होल नंबर एंड इंटीजर्स। आगे चलते हैं, तो हमारे पास है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होता है ये? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं, प्राइम नंबर्स होता है अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं या वे सबसे बड़ी वे प्राकृत संख्याएं 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 तो क्या है? अभाज्य है नहीं, तो 1 से तो होनी चाहिए बड़ी, और क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्याएं, यानी 0 तो आएगा ही नहीं। और नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं। तो जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त जो तो 1 के अलावा, खुद के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित ना हो सके। आप बताओ, 2 के अंदर से भागा जा सकता है? या तो 2 का जा सकता है या 1 का जा सकता है। 2 का जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 के अंदर भी 3 के अलावा और 1 के अलावा। 1 का भाग तो समझा जा सकता है भाई, 1 का भाग तो समझा सकता है ना भाई। आप यहाँ पे 2/1 करो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2
1 करो तो 3 आ जाएगा। तो किसी भी ले लो, 1000 बटे करोगे तब भी 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो सब संख्याएँ होती हैं हमारे पास, ये सब संख्याएँ कैसी होती हैं, होल नंबर्स होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, क्योंकि इनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि देखो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसलिए याद होनी चाहिए जब आप सवाल करते हो तो आप उसको रिलेट करते हो। जैसे सवाल को दे दिया कि 1 से लेकर 50 तक की सभी अवयव संख्याएं, तो अब आप अवयव संख्याओं के लिए जैसे आप सामने आ गया 14, ठीक है, 14 नंबर आ गया, तो हमने देखा 14 जो है उसमें 2 का डिवाइड भी आता है, ठीक है, 7 का डिवाइड भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 14 जो है वो अवयव संख्या नहीं है, क्योंकि अगर अवयव संख्या होती तो इसके अंदर केवल 14 का और 1 का डिवाइड जाता। जैसे 15 है, 15 में भी नहीं है अवयव संख्या है, 16 भी नहीं है, 17 है। ऐसा वो काउंट करना है, खुद समझ के पढ़ना है ना। तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, जबकि 14 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब बताती है विषम संख्याएं, तो वे संख्याएं, विषम का मतलब ऑड नंबर, ठीक है। विषम का नंबर मतलब क्या है, ऑड और इवन, है ना। तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, वे संख्याएं जो 2 से भाग ना जाए जिसके अंदर, या जिसका गुणन 2 ना हो, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, 2 के गुणज हैं। तो जिनका 2 का गुणज ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। सिंपल सा है। परिमित संख्याएं जो P बटे Q के रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती है तथा जिनमें P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए P और Q, ये सबसे बड़ा अच्छा रूल है, क्योंकि जो संख्याएं तो सारी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपके सामने है मेरे पास √2, जो √2 क्या है, अपरिमित संख्या है। √2 क्या है, अपरिमित संख्या। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैं √2 बटे में 1 लिख देता हूँ ना, तो ये P बटे Q के रूप हो गया, तो हो गई ना ये परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। परिमेय का मतलब होता है रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय का अर्थ हो गया रेशनल। तो जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और P और Q दोनों इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब यहाँ पे 3/5, 1/2, -5/7, इस सब में क्या है, देखो सबके सब नंबर कैसे हैं, 3 भी रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग इंटीजर है और 5 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, नीचे वाला 2 भी इंटीजर है। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया √2 और √2 के नीचे लिख दिया मैंने 1, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। जब भले ही मैं P बटे Q के रूप में लिख दिया, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 इज़ नॉट अ इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जब तो ऊपर और दोनों तरफ इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 इंटीजर तो होता ही नहीं है, ठीक है। इंटीजर में रूट की संख्या तो आती ही नहीं है, समझ में आया। इसलिए ध्यान रखना है आपको, कई बार आपको गुमराह करने के लिए, यानी कि कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमको सबसे जो मेन रूल है वो ये है यहाँ पर, कि P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हों, तभी जाके क्या बनेगी, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं बनेगी। दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर्स हो, ठीक है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। क्लियर। तो आगे चलते हैं, सम संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए, अर्थात 2 का गुणज हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से नंबर क्या हैं आपके पास, 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। अपरिमित संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, अर्थात जिनका दशमलव रूपांतरण अनंत या अनावर्त हो, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि, ठीक है। यानी कि जिसका हम भाग दें, जैसे हम आपसे कहें कि मैं 22 के अंदर
ये संख्याएं भी होती है, देखो 22 की अपॉन 7, ये भी क्या है, एक अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 22/7, क्योंकि 7 का अगर मैं डिवाइड करूँ 22 में, 7 का डिवाइड 22 में करूँ तो ये डिवाइड जाता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अनावर्त का मतलब ये होता है कि कभी ख़त्म ही ना हो, समझिए। पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में इनको मैं चेंज करूँ तो पॉइंट के रूप में वैल्यू आती जाएगी, आती जाएगी। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414, लेकिन ये इतनी नहीं होती है, तो चलती रहती है आगे, डॉट डॉट लगा दिया है ना, अब आगे चलती रहेगी, ठीक है। 414, ऐसे √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। √3 बराबर कितना होता है, 1.732, तो ये नंबर भी चलता रहेगा आगे में, डॉट डॉट लगा दिया है। तो इसलिए वो संख्याएं जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो चलती रहे, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, मतलब कि इरेशनल नंबर जिसका P/Q की फॉर्म में नॉट डिफाइन, विच कैन नॉट बी डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, भाज्यता से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। देखिए मैथ्स जो है वो ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि आप लोग सिर्फ सुने, आप मतलब इसमें क्या है, प्रैक्टिस जो है वो चाहिए होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट को अब स्ट्रॉन्ग कर सकता है, चाहे वो उसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग पहले ना हो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट उसको अच्छा ना लगता हो या फिर उसको आता ना हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, एसएस हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबके लिए क्या चाहिए होती है, प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। मैथ्स तो अभ्यास मांगती है, उसमें तो हर दिन आपको जो सवाल हैं जो आपने पहले कर लिए हैं वो भी दोबारा करने होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार करने पर आपको आ गए। जैसे डेफिनेशन याद करते हैं हम साइकोलॉजी की, या डेफिनेशन करते हैं किसी अदर सब्जेक्ट की, जीके वगैरह भी, तो उस चीज़ को बार बार तो पढ़ना पड़ता है ना, तो बार बार सवालों को हल करना पड़ेगा तभी तो सवाल पेपर में हल हो पाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो सवालों को इन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप नोट्स बना सकते हो, साथ साथ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, तो क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 अंकों की ये संख्या है जिसमें तीनों अंक समान हो, सदैव 3 व 37 से पूर्णतया विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। विन दिस नंबर जो 3 डिजिट की नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट वाली 111 हो गई, सब कितनी यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो ये 3 से और 37 से कैसी होंगी, पूर्णतया विभाजित होंगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आप 3 में या जिसमें भी डिवाइड दोगे, 4 4 4, ठीक है, इनमें डिवाइड करोगे तो इनमें डिवाइड जिसका जाएगा 3 का जाएगा ही जाएगा। आप 5 5 5 कर लो, इससे भी 3 का डिवाइड जाएगा। ये सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा डिवाइड जाएगा इसमें। तो और 3 का भी जाएगा, और किसका जाएगा, 37 का, ठीक है, इन सब में 37 का भी कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा। आगे चलते हैं। तो यदि किसी संख्या के अंत में 25 हो, 50 हो, 75 हो और 00 हो, तो वह संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है। डबल डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर हम 5 की बात करते हैं तो हम आपसे ये कहते हैं कि जिसके अंत में 0 हो और 5 हो तो उसके अंदर 5 का डिवाइड जाता है। जिस संख्या के एंड में ईच दोनों चीज़ें हों उसमें 5 डिवाइड जाता है, लेकिन जिस संख्या के एंड में 25, ठीक है, 25, 50, 75 ये सब हो तो उनमें किसका डिवाइड जाता है, 25 का पूर्ण डिवाइड जाता है। जिस संख्या के एंड, आगे संख्या कुछ भी हो, ठीक है, आगे संख्या कुछ भी हो, 2 3 मान लो ऐसे हो, 2 3 8 7 5 ऐसे है, तो इस संख्या के अंदर 25 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एंड में कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
आगे है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग देकर 2 की घात 4 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं 2 की घात 4 के रूप में लिखते हैं। संख्या की इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग देकर, क्योंकि हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना होता है। ठीक है, जैसे मान लो 352 है, हमारे पास क्या है 352 है, यहाँ 2 है, तो उसकी घात को 4 से भाग देकर, यानी कि जो पावर आएगी 2 की पावर 4 के रूप में हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 के रूप में। मतलब क्या है कि इकाई का अंक कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, फिर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर देन ठीक है ऐसे, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो आप उसके रूप में लिख सकते हैं। अगला है इसी प्रकार 4 व 8 संख्याओं में इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि 4 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। मतलब जैसे 4 की पावर 4 है, मतलब इसने आपको कहा गया कि जैसे पहला सवाल था उसमें अंक में 2 था, जैसे था 352 पर बताया था आपको कि पावर कितना आ रहा है, मान लो 16 आ रहा है। ठीक है, असली पावर इकाई का अंक निकालना है, पावर 16 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 की पावर 4 निकाल कर उसका भाग दे के लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 16 को डिवाइड करके पावर के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 4 व 8 संख्याओं में अगर अंत में क्या हो 4 हो या 8 हो, कि संख्या के अंत में क्या हो 4 हो या 8 हो, तो हम क्या करेंगे उसे इकाई अंक निकाल देंगे। इकाई अंक निकालने का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4 सॉरी 4 की पावर 4, इसकी संख्या ये है हमारे पास, और संख्या है 5 2 4 है। ठीक है, अब हमें इकाई का अंक निकालना है, इसकी पावर कितनी आ रही है, मान लो 8 आ रही है। ठीक है, अब इकाई का अंक निकालना तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 4 की पावर जो 4 है ना, 4 पावर जो 4 है वो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो पहले तो उसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 की पावर के रूप में लिख देंगे इसको, 4 की पावर के रूप में 524 को। ठीक है, उसके बाद पावर लगा के, जैसे 4 की पावर 3 आया, 4 जो भी आया, ठीक है, उसके बाद पावर लगा देंगे कितना 8 लगा देंगे, तो 5 पावर 4 कितना होता है 8 होता है, और 6 होता है, ये कितना बन जाएगा 6 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, 6 पावर कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, 6 पावर 8 निकालना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यदि संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 हो तो 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, और 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ देखो, जैसे मान लो अंत में क्या हो 3 या 7 हो, 5 3 7, ठीक है 5 3 7, तो इसकी पावर कितनी है, मान लो 20 भी है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 7 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे इसको, पावर को 20 है, पावर 7 पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 20 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब संख्या में इकाई का अंक अगर 9 हो तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 होता है, सम होने पर 1 होता है। जैसे 9 की घात हम लिखते हैं 9 की पावर 1 लिखते हैं हम। ठीक है, 9 की पावर 1 लिखते हैं तो कितना आता है 9, 9 की पावर 2 लिखते हैं तो कितना आता है 81, 9 की पावर 3 लिखते हैं तो कितना आता है 729। ठीक है, तो घात विषम होने पर कितना हो जाएगा अंतिम तो 9 हो जाएगा, और सम होने पर कितना हो जाएगा 1। तो सम है यहाँ पे 2 क्या सम है तो 1 आ रहा है, और विषम है जैसे 1 और 3 तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है एंड में। ठीक है, क्लियर। तो सम होने पर तो 1 आएगा और विषम होने पर 9 आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी आपके सामने, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, आपको एक ही चीज़ समझा के पढ़ाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।